मैडम, पहली बात तो ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर भारत के लोगों को आज इंडिपेंडेंस डे मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नज़दीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय हम दोबारा वही बातें उठा लें। क्या कहेंगी मैडम? सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ कुछ 2 साल पहले। तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली घर में सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस किस्म के थे। और इतना लाउड लगा रखा था कि हम दूसरी साइड की आवाज़ जो है बहुत मुश्किल से सुन पा रहे थे। तो सर, नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज़ को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहाँ जाकर भी उन्होंने 2-4 बड़के लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी जब हम इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम, वो तो बात ठीक है, आप कह रही हैं। तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफ़ा कहा है कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम, थोड़ा सा तो है ना फर्क। सर देखें, वो तो हमें अपनी तरफ से कोई स्टेप भी तो लेना होगा ना। जिन लोगों को हमसे सालों साल से नाराजगी है, जो हमें बार बार ब्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनके अटैक जो हुए हैं उसके ऊपर, वो हमने किए नहीं किए उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगी। लेकिन जाहिर है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ उन्होंने इल्जामात लगाए और उनके लिए उन्होंने सबूत भी दिए, हम नहीं माने। तो अब वो क्या करें? आपकी तरफ से वो आप कहेंगे डायलॉग, और आप डायलॉग क्या करेंगे? वो अगर फर्ज करें वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है। आपने कह देना नहीं, वो तो है ही कोई नहीं। तो वो क्या बात करें आकर? आप खुद बताएं। जवाब तो हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा। जब वो कहेंगे कि या मसूद अजहर की बात करेंगे, या हाफिज सईद की बात करेंगे, या और जितने नाम लिस्ट में होते हैं उनकी बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम वगैरह, हमने तो सबको मना कर देना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। कुछ को तो हम कह देंगे कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकियों को हम कह देंगे कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर, ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? या तो अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ना कि हम कहें कि हाँ, हम इस चीज को सॉल्व करने में सीरियस हैं, हाँ हम इस इशू को खत्म करना चाह रहे हैं। मैडम, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में होती है। अभी इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्टिव डेली बुनियादों पे पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हों और हम ये बात कह रहे हैं कि जी हम अपनी पोजीशन क्लियर करें, हम अपना जो है वो अपने आप को ठीक करें। मतलब अब पाकिस्तान का भी तो ये मौक़िफ़ है ना कि भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी कर रहा है। तो मैडम, एक्चुअल बंदे तो अगर फॉर एग्जाम्पल 4 मेजर इंडिया में जो है वो जान से चले जाएं तो इंडिया क्या करेगा? वो कहेगा अपने पाकिस्तान पे हमला करना है। पाकिस्तान के अंदर होते हैं, इंडिया कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है, इंडिया कर रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने ये कहा था कि अगर इंडियन हुकूमत ये समझती है कि कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर कोई वाक़या हुआ एंड दे कॉल इट एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली तो जंग का इख्तियार आपने दहशतगर्दों को दे दिया भारत और पाकिस्तान के बीच। तो जब पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं तो वो तो नहीं कह रहे हम इंडिया पे हमला कर देंगे, वो कह रहे हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि इस सिनेरियो को भी तो देखना पड़ेगा? वन साइडेड स्टोरी कैसे चलेगी, कितनी देर चलेगी? सर, इंडिया पे तो हमला तब कर देते ना जब वहां पर टेररिस्ट होते।
जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो, चाहे अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हो कि हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे, हमारी गलती थी, हम डॉलर लेके करते रहे। तो जब आपके बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है और उस पर हमें शर्मिंदगी है, तो सर फिर जब टेररिस्ट यहाँ पर होंगे तो हम भारत पे हमला क्यों कर देंगे? सब लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो टीटीपी के लोग हों, चाहे वो बीएलए के लोग हों, चाहे वो ये टीएलपी के लोग हों, या बाकी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप जानते हैं हाफिज सईद की और किस किस की। तो ये लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम भारत पे अटैक क्यों कर देंगे। ये तो यही है। तो और बाकी हम अगर भुगत रहे तो हम इसीलिए भुगत रहे ना कि हमने इन लोगों को बनाया, हमने ना बनाया होता तो ऐसा ना होता। हमने इनको इस्तेमाल किया कभी फलस्तीन के लिए तो कभी कश्मीर के नाम पर, और कह दिया कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर है। अगर हमारे ऊपर आके फट जाता है कोई तो हम कहते हैं ये तो टेररिस्ट है, और अगर दूसरों के पास जाके हमारे लोग ये करते हैं तो हम कहते हैं वो तो फ्रीडम फाइटर है जी, वो तो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो फिर बलोचिस्तान वाले किस बात की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, या वो भी आप उनको भी टेररिस्ट कहेंगे? तो सर ये तो अलग गलत बात है ना कि अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए बिल्कुल ही उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। नहीं मैडम, अब चलें, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुतासर पाकिस्तान है, दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान लड़ रहा है अभी भी। अभी आप मुझे ये बताएं ना, जस्ट एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले दिन अमेरिका के सेंटकॉम चीफ ने ये पाकिस्तान आए, बल्कि 2 दिन पहले अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन आया, भारत अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डायलॉग हो। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करा रहा है, ठीक है। मतलब अभी तो जो वो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब इतने दुनिया के इतने मुल्क हैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दो, दुनिया में और भी तो 192 मुल्क है ना, वो तो नहीं कहते। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी पॉलिटिकल चीज है? अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें लार्जली पूरी दुनिया कह रही हो तो चलो फिर तो भाई ठीक है जी, भारत की बात बंदा मानता है जी, सारी दुनिया कह रही है। तो मैडम मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। 15 अगस्त की तवस्सुत से मैं कह रहा हूँ कि 15 अगस्त इज अ डे और 14 अगस्त इज अ डे वे द लीडर्स नीड टू शो लीडरशिप, ना कि वो कहें कि चुक दें कर दें। सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए हैं, या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं, या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए, और ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भी हैं। तो सर जो भुगतता है जिसके ऊपर पड़ती है वही हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगा ना। पूरी दुनिया का तो हमने कुछ नहीं किया। और बाकी जो अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने तो हमें बनाया सर, अमेरिका ने तो हमें एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं। अमेरिका हमें टाइम टू टाइम यूज करता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो। हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके बाद काम कर देते हैं। तो वो हमें उस जगह क्यों ले जाएगा कि जहां पर के हमारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाएं। उसके बाद सर हाफिज सईद को यूएन ने ही कहा है ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इंडिया ने तो नहीं बनाया वो पेज। और इसी तरह से बाकी अभी भी 2 लोगों को बीएलए और जो दूसरी उन्होंने ग्रुप जो है उसको उन्होंने वो जो बलूचिस्तान का एक और ग्रुप है उसको उन्होंने कहा है ना कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे वो यकीनन बात करके और ये करवा के आए होंगे, तो फिर टीएलपी को भी करवा लेना चाहिए था। तो अभी तक भारत की तरफ से तो सर ना कोई ऐसा अकेला बंदा कोई निकला है, ना कोई ऐसा ग्रुप है जिसको यूएन में आप कह दें कि जी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया गया हो। तो जो हम चीजें बना रहे हैं, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम मान भी नहीं रहे, तो सर वो तो चीज फिर हमें खुद को भी नुकसान करेगी। ऐसा तो नहीं है कि बाकी दुनिया को नुकसान होता रहेगा या जिसके पास हम भेज रहे हैं उसी को नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। मैडम अमेरिका के क्यों इंडिया इतना खिलाफ हो रहा है? चले हम तो बुरे हैं, मतलब हमारे साथ तो उनके मसले हैं। इंडिया को भी आज मोदी साहब ने ट्रंप और अमेरिका को अलर्ट कर दिया और क्लियर मैसेज दिया, वार्निंग दे दी है। आपको लगता है कि मोदी साहब जो है वो एंटी अमेरिकन नैरेटिव को प्रॉप अप करेंगे इंडिया के अंदर? सर देखें वो तो जाहिर है करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका की बात सुन नहीं रहा ना, जैसे हम सुनते हैं। हमारी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। हमारे यहाँ तो अगर बजट भी बनता है तो IMF वाले आके बैठ जाते हैं और वो बताते हैं कि जी आपने बजट कैसे बनाना है। भारत में तो ऐसा नहीं होता। भारत को तो मैं पिछले 2-3 बल्कि 4-5 साल से जो भी इंडियन पैनलिस्ट या एम्बेसडर्स भी आते हैं उनसे भी मैंने कहा है कि आपको नहीं लगता कि अब अमेरिका जो है उसको ये चीज पसंद नहीं आएगी भारत की कि वो अपनी मर्जी से फैसले क्यों कर रहे हैं। तो उस वक्त कुछ लोगों ने तो इनकार किया कि नहीं हमारी तो अमेरिका से बड़े अच्छे टर्म्स हैं और ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो मुझे तो यही लगता है कि अमेरिका जो है वो भारत के अगेंस्ट इसीलिए हो गया है कि अब उनको कह रहे हैं कि जी आप रशिया के साथ बिजनेस ना करें, या कोई और तरह की जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं जो कि वो एज अ सुपर पावर समझते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। तो जब वो नहीं सुनी जाएगी सर तो फिर यही होगा कि जो हो रहा है अब उसमें 2 ही रास्ते थे, या तो भारत मान जाता हर बात को और हर चीज में जी हुजूरी करके और उनके हिसाब से अमेरिका के हिसाब से चलते, या फिर उन्होंने जाहिर है कि तगड़ा जवाब दे दिया। तो ये तो होता ही था ना। किस चीज में तगड़ा जवाब दिया है? अच्छा वैसे मैडम एक बात है, मैं मोदी साहब को देखता हूँ वो कहते हैं जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में हम सेल्फ रिलायंट,
हमने हर चीज अपनी इस्तेमाल की, S-400 अपना नहीं है, राफेल अपने नहीं है, तो जिन दो चीजों का सहारा लिया वो तो अपने नहीं है, लेकिन वो जो बातें बोल देते हैं अब हम उन्हें क्या कह सकते हैं। तो मोदी साहब जो बोल देते हैं जरूरी तो नहीं वो बातें वजन रखती हो, ठीक है। वो अब देखे ना, वो ये की चीज कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हम मुकम्मल सेल्फ रिलायंट, S-400 रशियन है और राफेल फ्रेंच है, लेकिन अवाम को क्या बताया कि अब हम आत्मनिर्भर है भारत में, अब हम इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है। आपको नहीं लगता ये अमेरिका वाली गेम के अंदर भी ये बाहर बातें और है और अंदर बातें और है मैडम? देखिए सर, अमेरिका के बगैर गुजारा तो बहरहाल किसी कंट्री का नहीं है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। अभी ना सही कुछ टाइम के बाद जो है उनको फिर बातचीत तो करनी ही होगी। अब उसमें कौन किस लेवल पे चला जाता है वो तो सर बाद में ही पता लगेगा, लेकिन डेफिनेटली भारत जो है वो इस वक्त जिस तरह से आगे जा रहा है, वो चाइना के साथ जो हो गए तो वो भी एक तरह से अमेरिका को चिढ़ाने वाली बात है ना, क्योंकि चाइना और अमेरिका की भी नहीं बनती, लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है, लेकिन वो इस वक्त भारत के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो हमें फिक्रमंद हो जाना चाहिए इस चीज को भी लेकर। बाकी तो सर जाहिर हथियार और मिसाइल्स या कोई और चीज जो है वो पूरी तरीके से तो ना भी भारत बनाता है ना कोई और कंट्री ने, तो किसी और से लेना ही पड़ेगा। अब बाकी चीजों में जरूर जो अमेरिका से आ रही है उसको टैरिफ को लेकर जो है वो जरूर मोदी जी के बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया है उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग जो है वो कम से कम टैरिफ जो है वो देना पड़े अमेरिका को, वो चीज तो चल रही है। लेकिन सर जब ये पॉलिटिशियंस बात करते हैं तो दो चार चीजें एक्स्ट्रा भी जोड़ देते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो उसमें इतना ना तो उनकी पब्लिक सीरियस होती है और ना हमारी पब्लिक हमारे लोगों की बात सुन के कोई सीरियस होती है। बिल्कुल। लेकिन मैडम एक बात बताएं, आपने ये चाइना का जिक्र किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो रहा है? जो आप बात कर रही हैं इंडिया चाइना के करीब हो रहा है, डू यू थिंक दिस? नहीं सर, दूर तो हम नहीं हो सकते। हमने इतना पैसा खा रखा है कि अगर हम चाहें भी तो हम दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है उसका हमने इतना पैसा या फंसा दिया है कि बेचारे का ना तो सीट पैक बना रहे हैं और ना बंद कर रहे हैं। कोई चक्कर ही समझ नहीं आ रही चाइनीज को। लेकिन हाँ, भारत से अगर उनके टर्म्स बेहतर होते चले गए तो यकीनन वो थोड़ा बहुत हमें टफ टाइम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ये सोच है ना कि जी हमारे खिलाफ कर देते हैं। जैसे कई बार ये भी कहा जाता है कि जी अगर वही जो हमने पहले भी बात की थी मेजर गौरव आर्या की, कि जी अगर आपको लोन जो है वो जनवरी में मिलना है तो उसके वजह अक्टूबर में दे दें ताकि वो पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम मिले। तो हो सकता है चाइना के साथ भी कोई इस तरह की बात हो कि वो चाइना ने हमें कोई पैसा वैसा देना हो तो उसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये दो बड़ी कंट्रीज या दो ऐसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छी है, उनके दरमियान दोस्ती है, उसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो चाइना जाते हैं बार बार पैसा मांगने के लिए या कोई ना कोई किस्म का मदद लेने के लिए जाते हैं, उसके अलावा तो हमारा कोई काम नहीं। हम ऐसी क्या चीज़ है जो हम चाइना को दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। यहाँ सीपैक बन रहा है, उसमें भी दबा के करप्शन हो रही है 12 साल में, कुछ भी उसमें नहीं हुआ है। सभी लोग जानते हैं उसकी हकीकत भी, और कौन कौन पैसा खा के भाग गया, आसिम सलीम बाजवा और जिनके पिज्जा फ्रेंचाइज और क्या कुछ है, तो वो भी लोगों को मालूम है। दूसरी तरफ उनका चाबहार पोर्ट जो है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, और इधर से अगर उनकी बातचीत चाइना से अच्छी हो गई, जो कि लग रहा है कि अभी कुछ अरसे चलेगी, तो यकीनन पाकिस्तान का तो उसमें नुकसान ही है और कुछ नहीं। तो हमें तो ये डर तो लगा ही रहेगा ना कि कहीं चाइना भी ना हमारे पास से निकल ना जाए। अगर कुछ वापस नहीं ले सकता तो मजीद कुछ और देने में हो सकता है कि चाइना जो है वो मना कर दे पाकिस्तान को, फंड मजीद ना दे। मैडम आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? हमारा जो है ना फंड बंद, आप फंड बंद कराना चाहती हैं हमारे। मैं आपका साथ ला लिया प्रोडक्ट सर, जब तक ये बंद नहीं होगा ना हम लोग खुद काम करना शुरू नहीं करेंगे। जब तक हमें ये IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया इधर से पैसा मिलता रहेगा, हमारे लोगों ने काम करना जो है वो शुरू नहीं करना है। ये इसी पे रह गए। पहले फिर भी शायद कुछ हुआ करता था। हम काम तो कर रहे हैं। अभी देखिए अमेरिकन ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिनरल सेक्टर में वो आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जो मिनरल सेक्टर है उसमें इस वक्त 2027 के अंदर वहां से प्रोडक्शन शुरू हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए हैं। वहां पे इस वक्त बड़े पैमाने पे लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीजें। मतलब वो उसकी जो प्रोडक्शन है जो मार्केट में चली जाएगी वो 2028 में, जो इट मींस के बैक एंड पे बहुत सालों से काम हो रहा है और वो काम 27 में, अभी अगले 2 साल में आपके यहाँ कॉपर ही कॉपर बेचनी होंगी। मैडम हो सकता है आप कहें कि मैंने मीडिया में काम नहीं करना, मैंने कॉपर बेचनी है। तो आप ये भी तो देखें ना, हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इसलिए तो नहीं हमें कोई छोड़ सकता। आप देखें हमारे पास, मुझे तो देख के हैरानगी होती है मैडम, इतनी अच्छी खबरें आती हैं लेकिन हमारे दोस्त भाई जो पाकिस्तानी है वो मानने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैडम इन्होंने बात की थी कि मोदी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम जो है ना वो नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब कर दी है? रोज इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हालांकि बात कोई नहीं है। आप कभी किसी पाकिस्तानी जनरल को बोलते हुए उसके मुंह से लफ्ज न्यूक्लियर बता दें जो उसने लिया हो, कभी नहीं। लेकिन वो मीडिया में एक चीज लेके आते हैं ताकि वेस्ट को दिखाएं, अमेरिका को, यूरोपियन प्रेस को दिखाएं कि पाकिस्तान जनाब न्यूक्लियर चला देगा। न्यूक्लियर भाई हमला आप कर देते हैं, फिर कहते हैं न्यूक्लियर की जो है ना, न्यूक्लियर भी पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है। तो ये जो पाकिस्तान को बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कहा जाता है, आपको लगता है कि अमेरिका, इंडिया जो है वो अमेरिका से मदद लेना चाहता है कि मुझे बचाएं मेरे ऊपर कहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर ही ना चला दे?
सर हमारे यहाँ की पॉलिटिशियन है ना शेख रशीद साहब और दूसरे जो कहते रहते हैं पाव पाव के बम में हम वो फेंक देंगे। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी हम न्यूक्लियर पावर है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर ये तो पॉलिटिशियंस तो हमारे इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। मैंने किसी और कंट्री में जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन हो उनके लोगों को ऐसी बात करते नहीं देखा जो हमारे यहाँ बातें की जाती हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने कहा होगा कि भाई इतने मैच्योर किस्म के लोग हैं जो हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर मार देंगे या ये न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मैडम शेख रशीद तो एक आप शेख सिर्फ रशीद की बात नहीं है सर, सर ख्वाजा आसिफ सर बिलावल भुट्टो, जो जिसको देखो मुंह उठाकर यही बात कर रहे होते हैं। सिर्फ शेख रशीद की बात थोड़ी है। नहीं, मेरी बात सुने, इंडिया के अंदर भी लोग बात कर देते हैं, उनके पास भी। मुझे बताएं, मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं, तारीख में ले जाऊं। जब 98 में जब इंडिया ने टेस्ट किया था, तो आपको पता है अडवाणी साहब, LK अडवाणी साहब, जो भी बीजेपी के जिंदा है, हयात हैं, और वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा पाकिस्तान सुन लो कान खोल के, अब हम तुम्हें बताएंगे इस खित्ते के चौधरी हम हैं। मतलब टेस्ट इंडिया करे। अब देखिए ना, वो आप देखिए मजे की बात सुने, क्या पहले न्यूक्लियर वेपन बनाना किसने शुरू किया? इंडिया ने। पहले टेस्ट किसने किया? इंडिया ने। और इंडिया क्या कह रहा है? वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है, वो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देना है। पहले आप हमें उस साइड पे लेके गए, अब कह रहे हो न्यूक्लियर चला देना। अब इस सवाल का जवाब है आपके पास कि बनाया उन्होंने, टेस्ट उन्होंने किया, लेकिन चलाएंगे हम। ये क्या चीज है? मतलब इसको आप कैसे कहेंगे मैडम? अब इसमें शेख रशीद ना डाल दें इसमें। नहीं सर, क्योंकि फर्स्ट यूज जो एग्रीमेंट है या क्या होता है उसमें हम नहीं तैयार हुए ना कि फर्स्ट यूज नहीं होगी। इंडिया ने तो कहा। नहीं, मैं बता आपको जो आप बात करी, एग्रीमेंट तो नहीं हमारा और इंडिया की, डॉक्ट्रिन होती है। इसमें डॉक्ट्रिन ये है, हमारी डॉक्ट्रिन ये है फर्स्ट यूज, उनकी है नो फर्स्ट यूज। कोई ऑफिशियली नहीं है, अब वो भी चेंज कर रहे हैं। अब राजनाथ सिंह की आप 2019-20 की स्पीच सुन लें तो वो यही कहते थे कि जनाब मैं जो है वो नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज पे जाने लगा हूं। ये बातें वहां पे इंडिया में क्लियर है। और दूसरी बात, वो कोई एग्रीमेंट थोड़ा है, वो हम बेशक नो फर्स्ट यूज कहते रहे, चला वो दें पहले, ये कौन सा कोई फार्मूला है? हम तो कहते हैं जंग रोकना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम छोटा मुल्क हैं, बड़ा मुल्क है, गरीब मुल्क है, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। हमें आपने न्यूक्लियर बनाया, इतनी बड़ी आपकी फौज है, 85 अरब डॉलर 80 अरब डॉलर आपका डिफेंस बजट है, खुदारा ये हमारे साथ ना करें। हम तो उनको इसलिए ये चीजें करते हैं। तो मैडम सर आप कह रहे हैं कि हम छोटे मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, हम कमजोर मुल्क हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? आपका मेडल ना वापस लेने की क्या बात कर रहे हैं? हम क्या बैठ बात सीधी सी है ना कि हम छोटा मुल्क नहीं है क्या? मानते तो नहीं ना सर, हम चौधरी तो बने रहते हैं। हम मान जाए ना, वो जैसे आदर्शिर कावल जी कहते थे ना कि भारत के साथ पाकिस्तान को ऐसे बात करनी चाहिए जैसे बड़े भाई से छोटा भाई करता है, लेकिन हम तो कभी ऐसे नहीं करते। हम तो अब चौधरी बने रहते हैं। मेरी बात सुने, अब एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के साथ हमने आज़ादी कैसे हासिल की, इंडिया हमें चाहता है कि ये बांग्लादेश बन जाए, ये नेपाल बन जाए, ये भूटान बन जाए, ये श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान कहता है हमने ये नहीं बनना भाई, हम आपकी इस हेजेमनी को नहीं मानते। आप खित्ते के पुलिसमैन हो, बनना चाहते हो, आप कहते हो मैं इस खित्ते का जो वो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ, मैं फलान हूँ, मैं डमकान हूँ, तो हम कहते हैं हम नहीं मानते भाई, नहीं मानते आपका। सवाल ये है कि हम छोटा मुल्क हैं, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास रिसोर्सेज उनसे 10 अरब डॉलर का डिफेंस बजट और 80 अरब डॉलर के डिफेंस बजट में आपको मैडम गैप नजर नहीं आता? कितने अरबों डॉलर का असला खरीदते हैं, हमें तो मजबूर किया जा रहा है। सो मैडम मना करें मोदी साहब को, आज के दिन तो मोहब्बत प्यार का फूल फेंके, पर वो मसला ये आज के दिन वो इस तरह की टोन सेट करेंगे कि अगले 15 अगस्त तक रोज कोई ना कोई इस तरह की चीज चले। सो मैडम वैसे एक बात है, जितना मर्जी इंडिया की लीडरशिप आ जाए, पाकिस्तान से मोहब्बत किए बगैर उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। ये बात मानती हैं आप? जाहिर है सर, हमारी जो आदत है, हम पूरे वक्त जब छिड़ते रहेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन सर फूल आ जाएंगे अगर मेरा ख्याल है एक बार हाफिज सईद मसूद अजहर पकड़ा दे, फूल ही फूल आएंगे सर। उसके बाद तो मतलब ट्राई तो करना चाहिए ना हो तो फिर कहिएगा, लेकिन एक बार ट्राई तो करें लोगों को देकर। लेकिन बात फिर वही आ जाती है सर सारी कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा भी हम बढ़ाते हैं, एजुकेशन बजट नहीं बढ़ाते लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, और उसमें हमारा फायदा यही है कि जब तक हमें भारत धमकी देता रहेगा, हमारे यहाँ पर भाई लोग के फायदे रहेंगे। वो बोलेंगे वो देखो जी भारत हमें धमकी दे रहा है, उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ भी बजट बढ़ जाता है। लेकिन सर बात सारी फिर वही आ जाती है कि जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि जो पहले भुगत चुका है हमारे से, मैं इसकी पहलगाम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उससे पहले के अटैक्स की बात कर रही हूँ, तो जब तक आप कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे उस कंट्री को या लोगों को यकीन आए कि अब आप सीरियस हैं इस टेररिज्म को खत्म करने में, तब तक वो कैसे बिलीव करेंगे? बाकी जो यहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं वो तो जाहिर है कि टीटीपी वाले और बलूचिस्तान में आप जिन लोगों को जबरदस्ती मार रहे हैं, गायब कर रहे हैं, वो तो उनके पकड़ दकड़ के ऊपर लगे हुए। बलूचिस्तान के लोगों से पहले डायलॉग कर लेना, भारत से डायलॉग करने को छोड़ें। जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं जो आपसे नाराज हैं, जो यहाँ सड़क पे बैठे हुए इस्लामाबाद में आके, उनसे तो बात कर रहे नहीं है। भारत से बात करने का बड़ा शौक है।
मैडम आप उनकी बात कर रहे हैं, वो जो पंजाबी या सिंधी जाते हैं गाड़ियों में तो उनको उतार उतार के मारते हैं, उनसे बात करने की बात कर रही हैं? जो आईडी कार्ड दे के पंजाबी होने पे हाँ। कर दे, उनकी बात कर रही हैं? सर बात क्यों ना करें, उनसे पूछे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए, वो पागल तो नहीं है? और यहाँ जो सर सड़क पे बैठे हैं जिनके लोग गायब कर दिए गए, उनके साथ तो आप बात कर रहे नहीं हैं। आपको भारत से बात करनी है, जिनको जाकर आपके लोग कहते हैं कि जो हम बम फेंकेंगे वो हिंदुओं को मार देंगे, जिनके रिलीजन के ऊपर आप कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते 78 ईयर्स के बाद, तो यहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बैठकर आपके फील्ड मार्शल साहब कि जी ये तो हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो जो हिंदू मुसलमान, जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो नहीं रह सकते, इसका मतलब है वो कहीं चले जाए। ऐसी बात मैं नहीं कह रही, ऐसी बात यहाँ के हिंदुओं ने ट्विटर पे लिखी है कि ये हमारे लिए इंसल्ट है, हम यहाँ पाकिस्तान में रुके, हम भारत नहीं गए, और अब आप यहाँ से लोग उठकर कह रहे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। मतलब आप क्या, आपकी इस वक्त रिपोर्ट आपने देखी है माइनॉरिटी की जो रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है, उसमें पाकिस्तान किस नंबर पर है, पाकिस्तान में क्या क्या ज्यादतियां होती हैं, और उसके बाद आप बात करते हैं आपने भारत से बात करनी है। अरे जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनको आप तकलीफ दे रहे हैं, जिनका आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, आप पहले उनसे तो बात कर लें। आप पहले बलोचिस्तान के जो लोग उनसे बात करें, आप पहले केपीके के लोगों से बात करें, और उसके बाद आप भारत की बात करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने एक कह लीजिए जहर फैला रखा है, लोगों को मार काट और गायब करना, उनसे तो बात की नहीं जा रही। भारत से बात करने का न जाने क्या शौक चढ़ा है। मैडम आपने बात की कि ये फील्ड मार्शल ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था भला? उसका कॉन्टेक्स्ट है 1947। आप उस बात को ट्विस्ट ना करें। कॉन्टेक्स्ट था 1947 में, पहले जब ये बात चली कि एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, वो सेपरेट होमलैंड की जो बुनियाद रखी गई वो इस आइडिया पे रखी गई कि दो कौमी नजरिया, एक है हिंदू एक है मुसलमान, और हम तौर तरीके तर्ज जिंदगी अलग है, सो हम अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं। सो दैट वाज बेसिकली द फाउंडेशन, और जो आर्गुमेंट की जो बुनियाद थी वो ये थी। सो आप 1947 को 2025 में नाम मिलाएं। सर सोच तो अभी भी यही है ना सर, सोच तो अभी भी वो यही बता रहे हैं। अब 1947 की बात को घसीट के आप यहाँ ला रहे हैं, आप अभी भी वही उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे उसी चीज के ऊपर चल रहे हैं, अभी भी बदला नहीं। और सर वो टू नेशन थ्योरी वाली चीज तो सर 71 में खत्म हो गई थी जब बांग्लादेश अलग हुआ था। नहीं, मैं उसको थोड़ा आपको अर्ज करती हूँ मैडम। देखिए मेरी बात सुनिए, जब अगर टू नेशन थ्योरी जो थी अगर खत्म हो गई थी, तो क्या बंगाली आज मुसलमान नहीं? क्या बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट जो कैंपेन चल रही है, वहां पे जो गुस्सा था कि हसीना वाजद ने किस तरह भारत के साथ मिलके चीजें ट्विस्ट करती थी मुसलमानों के खिलाफ, वो कि वो मुसलमान थी, लेकिन वो जितना टाइट करती थी मुसलमानों को, जमात इस्लामी के लोगों को या बाकी लोगों को, वो आपको उस चीज का अंदाजा नहीं है? जरा मेरी बात सुनिएगा मैडम। और जो देखें उस वक्त जो तकरीर का जिक्र आप कर रही हैं, वो पार्टीशन रेफरेंस था। एक बात, आज का रेफरेंस क्या है? आज पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, नेशनल असेंबली का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है। जहां जहां पे जो मैं आपको 10 खबरें ऐसे दिखाता हूँ, बहुत सारे हिंदू इंडिया गए, वापस आ गए, उनको वो मानती नहीं है, वो कहते हैं जाओ पाकिस्तान तुम। और जो इस वक्त मैडम, अगर मैं वो डिबेट कहीं और चली जाएगी, तो जो माइनॉरिटी की पोजीशन इंडिया के अंदर है, मोदी साहब अपने वोट के लिए जो है वो इलेक्शन रैली पे तो चले जाते हैं, मानीपुर तो कभी नहीं गए, जहाँ पे क्रिश्चियंस के ऊपर ज्यादती हुई और यूरोपियन यूनियन ने उनको कहा और कि आप माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं करें। अभी आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की आप रिपोर्ट का भी जिक्र कर रही है, जिसका आप पाकिस्तान को जिक्र कर। मैं नहीं कहता पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें हैं, मैं नहीं कहता कि यहाँ पे माइनॉरिटीज बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए। अगर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह अहमदियों के साथ, शियों के साथ और बहुत सारे ग्रुप्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ जो किया जाता है, हिंदू सिखों के साथ, आई अंडरस्टैंड एक सिस्टमिक वो एक हॉस्टिलिटी मौजूद है, हमें मुझे इस चीज का पता है, लेकिन स्टेट लेवल पे चीज नहीं है मैडम। स्टेट लेवल पे रियासत नहीं वो चीज करती, रियासत प्रोटेक्ट ही करती है। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के अंदर तो रियासत करती है, स्टेट करती है, एंड देन लोग उसको सप्लीमेंट करते हैं। सर माइनॉरिटीज को वापस वो उन्होंने वापस आए वहां से, भारत से आपने बात की, चले मान लेती हूँ, यहाँ से भी तो हम मुसलमानों को निकाल रहे हैं ना, अफगानिस्तान के लोगों को निकालते हैं, उसके बाद बांग्लादेश और भारत से कई मुसलमानों ने आने की कोशिश की, उनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सर ये चीजें तो हैं। अच्छा एक बात बताएं, जब हमने 40-50 लाख अफगानियों को आने दिया था, एक बात है, और वो उनकी नस्लें यहाँ पे कायम है, एक नस्ल ही तीसरी नस्ल कायम है। आज जब पाकिस्तान उनको कह रहा है निकल जाओ, उसकी भी तो कोई लॉजिक है ना? क्या मजहब की बुनियाद पे कह रहे हैं? नहीं। या हम उसको इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि भाई इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक दहशतगर्द जमातों से है और ये ओवरस्टे कर गए हैं यहाँ पे, इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन दुनिया में कौन आज ट्रम्प जहाजों के जहाज भेज के इंडिया भेज रहा है, और लैटिन अमेरिका में, चिली में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, निकारागुआ, मैक्सिको भेज रहा है। वो कहते हैं इलीगल लोग नहीं रह सकते। तो हमारा क्या हक है कि हमारे मुल्क में हर कोई आ जाए और हम उनको ना भेजें? हाँ। नहीं सर, जिस वक्त अफगान रेफ्यूजीज हमने रखे थे ना, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमें अमेरिका पैसा देता था उन्हें रखने के। 3 या 4 साल पहले अमेरिका ने वो डॉलर बंद कर दिए, जो रेफ्यूजीज के नाम पर आते थे, कम कर दिए या बंद कर दिए, तो हमने उन्हें वापस भेजना शुरू कर दिया। सर मान जाइए, ऐसी ही बात है, चेक कर लिया। पैसे सुने, जो यहाँ पे रेफ्यूजीज रहते हैं उनका पैसा यूएन देता है, और हम यूएन को क्या कहते हैं कि आप ये अपना प्रोजेक्ट बंद करें।
हमें ना ये आप इनको $200 दें। सुने बात, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए यूएन उनको थोड़े से पैसे देता है, $100, 150 या 200 जितना भी देता है, तो हम यूएन को कह रहे हैं ना अपना प्रोजेक्ट बंद करो, जाओ यहाँ से। तो अगर इसमें यूएन का पैसा, अगर पैसा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल जो आप कह रही हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं पैसा देना बंद करो इनको? हमें भाई प्रॉब्लम पैसे से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पैसा तो जो यूएन ह्यूमन राइट्स का जो है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो यूएनएचसीआर जो अदारा होता है, वो तो अभी भी दे रहा होगा हमें। तो सवाल ये है मैडम कि मैं जो अर्ज आपसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि हम सिस्टमैटिक चीजें नहीं कर रहे। कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल की रिप्रेशन है। सो मेरा ख्याल है कि बात डिस्कशन हमारी ड्रैग हो गई। सवाल वही था, 15 अगस्त 14 अगस्त इज अ डे जब बैठ के बात करने की जरूरत है, फ्यूचर आउटलुक देने की जरूरत है, रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है, या मामलात को थोड़ा आगे लेके जाने की जरूरत है, ना कि हम जो है वो इस लड़ाई में। पहले एनीहो, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।